वो दो टाइप के होते हैं। विटामिन जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक वो विटामिन जो इंसान के शरीर में, इंसान के जिस्म में चर्बी में घुलते हैं, यानी कि शहम, फैट में घुलते हैं। और जो दूसरे प्रकार के विटामिन हैं वो इंसान के शरीर में पानी में घुलते हैं। ठीक है जी। अब जो इंसान के शरीर में चर्बी में यानी कि फैट में घुलते हैं, वो इंसान के जिस्म में ज्यादा देर तक रुकते हैं। और वो विटामिन जो इंसान के जिस्म में पानी में घुलते हैं, वो इंसान के जिस्म में बहुत कम देर रुकते हैं। और अपना काम करने के बाद इंसान के जिस्म से इंसान के शरीर से निकल जाते हैं। अब वो विटामिन्स जो कि फैट में यानी कि शहम, फैट को यूनानी में शहम बोलते हैं, वो विटामिन जो कि शहम में घुलते हैं, फैट में घुलते हैं, वो चार हैं। और उन चारों को याद करने के लिए हमने एक निमोनिक यानी कि एक तरीका बनाया हुआ है। वो है अडेक, ADEK, अडेक। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। अडेक का क्या मतलब होता है? अडेक का मतलब होता है कि ये जो चार विटामिन है, ये चारों के चारों जो विटामिन है ये जी, ये जो चारों के चारों विटामिन हैं, ये चर्बी में यानी कि शहम में यानी कि फैट में घुलने वाले हैं इंसान के जिस्म। और बाकी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और सी, यानी कि विटामिन बी और सी, ये इंसान के जिस्म में पानी में घुलनशील, घुलनशील को यूनानी में हलपजीर कहते हैं, यानी कि पानी में घुलने वाले होते हैं विटामिन बी और सी। तो कल हमने पढ़ा था विटामिन ए। ठीक है, आज हम विटामिन डी और विटामिन ई पढ़ेंगे। विटामिन डी जो है ये भी फैट में यानी कि शहद में घुलनशील यानी कि हल पजीर विटामिन है। ठीक है, जिसे विटामिन ई का दूसरा नाम कैल्सीफिरोल, विटामिन डी का दूसरा नाम कैल्सीफिरोल भी है। और विटामिन डी एक हार्मोन भी है। कई बार सवाल ये पूछते हैं कि वो कौन सा विटामिन है जो एक हार्मोन का काम भी करता है, वो विटामिन डी है। और कई बार ऐसा पूछ लेते हैं कि कैल्सीफिरोल कौन से विटामिन को कहते हैं। और कई बार ऐसा पूछ लेते हैं कि विटामिन मतलब कई विटामिन दे देंगे, उनमें से पूछ लेंगे कि शहम में यानी कि फैट में घुलनशील विटामिन कौन सा है। तो अगर वहां डी दिया हुआ है तो डी जो है वो विटामिन में, डी जो है वो फैट में घुलनशील विटामिन है। इसके सोर्स, सोर्स स्रोत को बोलते हैं, जिसको यूनानी में माखज कहते हैं। अगर माखज आ जाए या सोर्स आ जाए या स्रोत आ जाए, इसका मतलब एक ही है। यानी कि वो चीजें जिनके अंदर विटामिन डी की मात्रा पाई जाती है, विटामिन डी पाया जाता है। अंडे की जर्दी, अंडे का, जब अंडे को उबाल लेते हैं या नहीं भी उबालते हैं तो उसके बीच में जो है एक पीला पीला हिस्सा होता है, और बाकी चारों तरफ जो है, कच्चे अंडे में तो पानी जैसा होता है और उबले हुए अंडे में जो है वो सफेद सफेद होता है। तो जो पीला पीला भाग है जिसको येलो पार्ट बोलते हैं, पीला पार्ट, पीला हिस्सा बोलते हैं अंडे का, उसके अंदर विटामिन डी काफी मात्रा में पाई जाती है। इसके बाद फिश ऑयल यानी कि मछली का तेल। ठीक है, यहाँ फिश ऑयल की बात हुई है, मछली का तेल। और विटामिन ए में हैलीबट लिवर ऑयल की बात हुई थी, यानी कि मछली के जिगर के तेल की बात हुई थी वहां, और यहाँ मछली के तेल की बात हो रही है। मिल्क यानी कि दूध, मक्खन, ये सब क्या है? विटामिन डी के स्रोत है, सोर्स है या माखन से। इसके अलावा विटामिन ए हुआ, डी हुआ, ई हुआ, के हुआ, बी हुआ, सी हुआ, जितने भी विटामिन हैं, जितने भी विटामिन हैं, सारे के सारे जो विटामिन हैं, वो इंसान खाने पीने वाली चीजों से लेता है। जो इंसान गिजा यानी कि न्यूट्रिशन यानी कि पोषक तत्व यानी कि भोजन खाता है, खाना खाता है, उसी से सारे विटामिन लेता है। लेकिन विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है जो खाने की चीजों से तो लिया ही जाता है, इसका एक स्रोत यानी कि एक सोर्स, माखज ऐसा भी है जो खाने का नहीं है, बल्कि अगर कोई धूप में बैठ जाए
तो उससे भी विटामिन डी की प्राप्ति शरीर को हो जाती है, विटामिन डी शरीर को मिल जाता। विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है कि जिसको खाए बगैर भी, मुंह से खाए बगैर भी इंसान जो है वो हासिल कर सकता है। कैसे? विटामिन डी जो है वो धूप में बैठने से भी शरीर को, थोड़ी जो शरीर जो स्किन है वो विटामिन डी को जो है धूप में से एब्सॉर्ब कर लेती। अब एक छोटा सा मेन पॉइंट ये है, क्या दोपहर की धूप से भी विटामिन डी मिलता है? जी हाँ। दोपहर हो, सुबह हो, शाम हो, जिस टाइम भी धूप निकल रही हो, विटामिन डी मिलता है। लेकिन दोपहर की धूप से बचना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर अल्ट्रा वायलेट रेज आती है, सूरज से निकलने वाली अल्ट्रा वायलेट रेज निकलती हैं, जो कि इंसान की स्किन के लिए बहुत ज्यादा घातक और खतरनाक है। इंसान के जिस्म में बहुत बीमारियां पैदा कर सकती हैं अल्ट्रा वायलेट रेज, जो कि सूरज से निकलती हैं। किस टाइम निकलती हैं? दोपहर में निकलती हैं, जब सूरज के अंदर चमक पैदा हो जाती है। ठीक है, अल्ट्रा वायलेट रेज निकलती हैं, पराबैंगनी किरणें जिनको हिंदी में कहते हैं। तो ज्यादातर जो है सुबह का सूरज लेना चाहिए, जिसमें कि चमक ना पैदा हुई हो, यानी कि जो आंख के लिए जो है चमकीला ना हो, बल्कि ऐसा हो कि उसकी तरफ मतलब उसमें चमक ना हो, ऐसी धूप लेने का प्रयास, लेने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि उसमें अल्ट्रा वायलेट रेज जो है या तो नहीं होती, या होती है तो बहुत कम मात्रा में होती है। और रही बात विटामिन डी, वो तो पूरे दिन की धूप में होती है। तो दोपहर की धूप से, धूप को सेकने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें अल्ट्रा वायलेट रेज यानी कि अल्ट्रा वायलेट पराबैंगनी किरणें मौजूद होती है। इसके फायदे क्या क्या है? ठीक है, खून में मौजूद कैल्शियम के परसेंटेज को बना के रखता है, यानी कि खून के अंदर कैल्शियम को बना के रखता है। हड्डियों को मजबूती देता है। कौन? विटामिन डी। रोजाना विटामिन डी की कितनी रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी को लेनी चाहिए? यानी कि रोजाना हमें कितनी, एक स्वस्थ शरीर को, एक स्वस्थ व्यक्ति को, एक आदमी को विटामिन डी की कितनी मात्रा लेनी चाहिए? ठीक है, 12 साल तक के बच्चे को, 12 साल तक के बच्चे को 400 इंटरनेशनल यूनिट पर डे लेनी चाहिए। 12 साल से 70 साल तक के आदमी को विटामिन डी जो है वो 600 इंटरनेशनल यूनिट लेनी चाहिए। और 70 साल से लेकर के जब तक भी आगे जिंदा इंसान रहे, 800 इंटरनेशनल यूनिट रहनी चाहिए। 70 साल के बाद ये क्यों बढ़ा दी गई है? क्योंकि बुढ़ापे में इंसान को विटामिन डी की ज्यादा जरूरत पड़ती है। अब विटामिन डी की कमी से होने वाली बीमारियां कौन सी बीमारियां हैं? अगर विटामिन डी को ना लिया जाए किसी भी तरीके से, यानी कि विटामिन डी की इंसान के शरीर में अगर कमी पड़ जाए, तो कौन सी बीमारियां हैं? नंबर एक, बोन पेन, यानी कि हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। नंबर दो, बोन फ्रैक्चर, हड्डियां टूटने लग जाएंगी। मसल्स पेन, यानी कि मांसपेशियों में दर्द रहना शुरू हो जाएगा। मसल्स वीकनेस, यानी कि जो मांसपेशियां हैं, मांसपेशियों को जो है यूनानी में अजलात कहते हैं, उनके अंदर जो है मसल्स के अंदर कमजोरियां आ जाएंगी। ओस्टियोपोरोसिस, एक्चुअली ओस्टियोपोरोसिस जो है एक्चुअली ओस्टियोपोरोसिस जो है ओस्टियोपोरोसिस कहते हैं हड्डियों का नरम हो जाना, हड्डियों का कमजोर हो जाना, हड्डियों में सुराख हो जाना। यानी कि कुल मिला करके कैल्शियम और विटामिन डी की कमी जब हड्डियों में हो जाती है, तो ओस्टियोपोरोसिस हो जाती है, यानी कि हड्डियां जो है वो नरम पड़ जाती हैं, कमजोर पड़ जाती हैं। एक बीमारी है जिसका नाम है रिकेट्स। रिकेट्स नाम की बीमारी भी विटामिन डी की कमी से हो जाती है। विटामिन डी की कमी में रिकेट्स में जो है टांगे ऐसे हो जाती है। ठीक है। विटामिन विटामिन डी की कमी से हड्डियां जो है ना, जो टांगे होती हैं, वो ऐसे बाहर की तरफ निकल जाती है। मतलब घुटने जो है ना वो बाहर की तरफ, देखो वैसे हमारी टांगे कैसी होती है, ऐसे होती है ना सीधी खड़ी हुई, ऐसे आप टांगे समझ लीजिए। लेकिन इसमें क्या होगा, ऐसे टांग समझ लीजिए, लेकिन इसमें क्या होगा, रिकेट्स वाली बीमारी में ये जो हड्डी है ये बाहर की तरफ ऐसे लचका ले जाएगी।
यानी कि दोनों घुटने जो है ना यूं हो जाएंगे, यूं। घुटनों की बात कर रहा हूं मैं, यानी कि जैसे धनुष बाण नहीं होता, धनुष बाण होता है तो उसका जो एक तो बाण होता है, बाण तो वो होता है वो लकड़ी सी जिसको फेंक के मारते हैं। एक धनुष होता है, ठीक है, जिसके पे चढ़ाते हैं, तो धनुष की तरह टांगे हो जाती है रिकेट्स में। बाहर की तरफ जो है वो बाहर की तरफ मुड़ जाती है, अंदर से टांगे जो है लचका ले जाती है। इसको रिकेट्स कहते हैं बीमारी को। और इस बीमारी को यूनानी में कुसाह बोलते हैं। और सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है, विटामिन डी की कमी से होने वाली जो बीमारी है वो रिकेट्स ही पूछी जाती है, यानी कि कुसा ही पूछा जाता है। कभी कभार ओस्टियोपोरोसिस पूछ लेते हैं। ओस्टियोपोरोसिस यानी हड्डियों का कमजोर होना। ओस्टियोपोरोसिस को यूनानी में लय्यनुल इज़ाम, और लय्यन के मायने नरम के हैं और इज़ाम के मायने है इंसान का कंकाल। यानी कि इंसान का कंकाल जो है वो कमजोर हो जाए, उसको बोलते हैं ओस्टियोपोरोसिस, यानी कि हड्डियां नरम हो जाए। ठीक है। और रिकेट्स जो है वो कुसाह को बोलते हैं, यानी कि जिसमें इंसान बच्चे की जो टांगे हैं, खासतौर से ये बीमारी बच्चों में होती है रिकेट्स जो है। और जो है इसमें बच्चे की जो टांगे होती है वो ऐसी हो जाती है जैसे धनुष बाण, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ निकलने शुरू हो जाती है। ठीक है भाई। जी। अब दूसरा जो विटामिन है, दूसरा विटामिन है विटामिन ई। जी। विटामिन ई जो है ये भी फैट यानी कि शहम में घुलनशील विटामिन है। विटामिन ई जो है ये भी शहम में घुलनशील विटामिन है, यानी कि ये भी चर्बी में घुलनशील विटामिन है। और विटामिन ई जो है इसको टोकोफिरोल कहते हैं। इसका नाम बहुत ज्यादा बार पूछते हैं। विटामिन डी ई का नाम बहुत ज्यादा बार पूछते हैं, क्योंकि ज्यादातर इसको जो है लोग जो है इसके नाम को भूल जाते हैं। तो विटामिन ई का दूसरा नाम टोकोफिरोल है। इसे टोकोट्रायनोल भी कहते हैं और अल्फा भी कहते हैं। लेकिन एग्जाम में कभी टोकोट्रायनोल और अल्फा के नाम से नहीं पूछा जाता। एग्जाम में हमेशा टोकोफिरोल के नाम से पूछा जाता है, तो इसको आप याद रखें, टोकोफिरोल को। ठीक है। एक्चुअली होता क्या है, ये जो टोकोफिरोल है, विटामिन ई है, ये इसका मेन काम क्या है? इसका मेन काम ये है कि इंसान के जिस्म में जो हमरतुद्दम, हमरतुद्दम कहते हैं एक तरीके से हीमोग्लोबिन को और आरबीसी को। ये क्या काम करता है? जो आरबीसी होना होता है ना, आरबीसी, इंसान के खून में क्या क्या होता है? आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, प्लेटलेट्स होता है, सीरम होता है, प्लाज्मा होता है। तो जो आरबीसी होता है यानी कि लाल रंग का जो खून होता है, ये इसका काम होता है फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, यानी कि आरबीसी को बनाना, यानी कि आरबीसी को बनाने में सहायता करना। किसका काम होता है? विटामिन ई यानी कि टोकोफिरोल का। और दूसरा काम क्या है? अगर इंसान के सेल्स यानी कि कोशिकाएं, जिसको यूनानी में खलियात भी बोलते हैं, खलिया एक कोशिका को बोलते हैं और खलियात एक से ज्यादा कोश यानी कि बहुवचन है खलिया का। खलियात यानी कि कोशिकाओं को बोलते हैं। तो जब कोशिकाओं में टूट फूट होती है तो उनको जो है रीजनरेट, यानी कि उनको ज्यादा, उनको दोबारा जो ठीक करता है, उनकी टूट फूट को सही करता है, वो जो है उसमें विटामिन ई का बहुत बड़ा रोल है। यानी कि विटामिन ई जो है वो सेल्स यानी कि खलियात की टूट फूट को बहुत हद तक जो है डैमेज कंट्रोल करता है, उसको सही करता है। कई बार क्या होता है, बच्चे जो है, बच्चे समय से पूर्व पैदा हो जाते हैं। मान लीजिए 8 महीने में बच्चा पैदा हो गया, 7 महीने में बच्चा पैदा हो गया, तो इनको क्या बोलते हैं? प्री टर्म बेबी बोलते हैं। इस तरह की डिलीवरी जिसके अंदर जो है बच्चा समय पूर्व पैदा हो जाए, समय पूर्व से मतलब 9 महीने 9 दिन से पहले, 9 महीने 9 दिन से पहले अगर बच्चा पैदा हो रहा है तो उसको समय पूर्व डिलीवरी बोलते हैं, समय से पहले बच्चा पैदा होना बोलते हैं। और ऐसे बच्चे को प्री टर्म बेबी कहते हैं। तो प्री टर्म बेबी में जो है विटामिन ई की कमी से एनीमिया यानी कि खून की कमी हो जाती है, आरबीसी की कमी यानी कि रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है। ठीक है भाई। सोर्स ऑफ विटामिन ई, विटामिन ई यानी कि विटामिन ई किन किन चीजों से मिलता है? हरी सब्जियां, गेहूं से मिलता है, पीनट यानी कि मूंगफली से मिलता है, शिमला मिर्चों से मिलता है, और गेहूं का तेल,
व्हीट जर्म ऑयल, गेहूं के तेल में विटामिन ई की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। ठीक है। बादाम, सूरजमुखी, मूंगफली, जैतून का तेल, जैतून का तेल जिसको ऑलिव ऑयल बोलते हैं, मछली, मक्खन, पनीर, अंडा, दूध, इन सब के अंदर विटामिन ई प्रचुर मात्रा में होता है, काफी मात्रा में होता है। अब विटामिन ई की कमी से होने वाली बीमारियां। विटामिन ई की कमी से इम्यूनिटी पावर, इम्यूनिटी पावर यानी कि जो इंसान के शरीर में एक पावर है बीमारी से लड़ने की, वो पावर कमजोर हो जाती है विटामिन ई की कमी से। ठीक है। उस पर बहुत प्रभाव पड़ता है, और भी कारक है, और भी वजह है इम्यूनिटी कमजोर होने के, यानी कि इंसान की जो शक्ति है अंदर की, वो कमजोर होने के और भी कारण है। लेकिन एक जो मेन कारण है वो क्या है, विट एक जो कारणों में से एक कारण है वो विटामिन ई की कमी होना है। एक क्या होता है, सभी नारी ये चाहती है, सभी औरतें ये चाहती है कि वो देखने में सुंदर लगे। ठीक है। देखने में सुंदर लगे, सुंदरता जो है नारी का आभूषण है। ठीक है। और सभी नारियां ये चाहती हैं कि वो इसको ग्रहण करे, वो देखने में अच्छी लगे। ठीक है। तो नारी के नारित्व में, यानी कि नारी के नारित्व, नारित्व किसको कहते हैं, वो शारीरिक रूप से आकर्षक हो, देखने में उस मतलब उसका जो कलर है वो फेयर हो, ठीक है, उसकी हाइट ठीक हो, ये सब चीजें जो है नारी का नारित्व कहलाती है। तो नारी के नारित्व में, यानी कि सुंदर लगने में, ठीक है, जिस तरह बोल देते हैं कि मर्द की मर्दानगी, इसी तरीके से नारी का नारित्व, यानी कि एक औरत का जो औरतपन है, उसको संवारने में विटामिन ई का बहुत बड़ा रोल है। ज्यादातर जो ब्यूटी क्रीम्स आती है, जो ब्यूटी क्रीम्स आती है उनके अंदर विटामिन ज्यादातर जो क्रीम्स है, जो ब्यूटी क्रीम्स हैं, जो खूबसूरत लगे, आपने देखा होगा फेयर एंड लवली जैसी जो इस तरह की बहुत सारी क्रीम है। मैं फेयर एंड लवली के बारे में नहीं बोल रहा हूँ भाई कि आप उसको लगाएं, मैं बोल रहा हूँ आपका जो मर्जी हो लगाओ ना लगाओ। ठीक है, मैं किसी भी को उसका प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इतनी बात बता रहा हूँ, जो क्रीम्स होती है, ब्यूटी क्रीम्स होती है, ठीक है, उनके ऊपर लिखा होता है, ठीक है, उनके ऊपर लिखा हुआ है विटामिन ई, इसमें विटामिन ई डाला हुआ है, रिच्ड विद विटामिन ई, यानी कि इसके अंदर विटामिन ई डाला हुआ है, क्योंकि विटामिन ई क्या करती है, सुंदरता को बढ़ाती है। ठीक है। विटामिन ई की कमी से एनीमिया, यानी कि खून की कमी, और एनीमिया कई तरह का होता है। जो विटामिन ई की कमी से एनीमिया होता है वो हिमोलिटिक एनीमिया, यानी कि आरबीसी कमजोर होने लग जाती है, आरबीसी जो है वो टूटने लगती है, कमजोर हो जाती है, विटामिन ई की डिफिशियंसी से, कमी से। अब विटामिन, और मैं एक चीज यही बताता चलूं, ये जो प्रोडक्ट है, ये जो क्रीम्स है, अच्छा ये है कि रेडीमेड क्रीम ना यूज करके आयुर्वेदिक और यूनानी औषधियाँ, यूनानी जो है, जैसे के मतलब पहले इस्तेमाल होता था, उबटन बना लेती थी महिलाएं, जिसके अंदर क्या होता था, हल्दी होती थी, चंदन होता था, ये जो चीजें हैं, ये जो क्रीम्स हैं जो कि फेयर एंड लवली और दूसरे नाम से आती है, इनको ना इस्तेमाल करके जो आयुर्वेदिक और यूनानी क्रीम्स हैं, घर पे बनाई हुई क्रीम्स है, उनको यूज करना बेहतर है। मैंने ये चीज आपको क्यों बताई, ताकि आप अपने मरीज को बता सकें, आप स्वयं भी इस्तेमाल कर सके और दूसरों को भी, जो मरीज हैं आपके उनको भी, कि घर पे बनाया हुआ उबटन सबसे बेहतरीन जो है वो सौंदर्य एक तरीके से क्रीम होता है, अगर उसको इस्तेमाल किया जाए। दूध जो है वो सौंदर्य, दूध जो है वो सौंदर्य को बढ़ाने में बहुत अच्छा रोल अदा करता है। दूध की क्रीम लगाते हैं उससे बहुत अच्छा सौंदर्य वो होता है। तो अच्छा ये है कि बनी बनाई ना इस्तेमाल करके आप लोग जो है, खुद डॉक्टर हैं, बना करके उबटन टाइप में इस्तेमाल करें। जी। विटामिन ई की डेली की रिक्वायरमेंट कितनी होती है, 15 मिलीग्राम। एक वयस्क यानी कि क्या कहते हैं, एक यंग को 15 मिलीग्राम डेली की जरूरत पड़ती है विटामिन ई की। पैदाइश से लेकर के 1 साल तक के बच्चे को 4 मिलीग्राम डेली की जरूरत पड़ती है, और 1 साल से लेकर के 8 साल तक के बच्चे को 6 मिलीग्राम की डेली जरूरत पड़ती है। और वो महिला जो कि दूध पिला रही हो अपने बच्चे को, उसको, वो महिला जो कि दूध पिला रही हो अपने बच्चे को, यानी कि लैक्टेटिंग मदर जो होती है, उनको 19 मिलीग्राम पर डे की जरूरत पड़ती है। ठीक है। और वैसे
जो प्रेग्नेंट नहीं है, जो महिला गर्भवती नहीं है, या पुरुष भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, उनको जो है वो 15 मिलीग्राम कर सकते हैं। और अ, अगर दूध पिला रही है तो 19 मिलीग्राम। प्रेग्नेंट जो है वो 15 मिलीग्राम, और नॉन प्रेग्नेंट हो वो भी जो है जो गर्भवती नहीं है वो भी 15 मिलीग्राम इस्तेमाल कर सकती है। पैदा होने से लेकर के 1 साल तक के बच्चे को 4 मिलीग्राम, और 1 साल से लेकर के 8 साल तक के बच्चे को 8 मिलीग्राम, ये इसकी खुराक होती है। वैसे मार्केट में जो है इसको कैप्सूल्स आते हैं, 200 मिलीग्राम, 400 मिलीग्राम, 600 मिलीग्राम तक के इसके कैप्सूल्स आते हैं। तो वो जो है आप अपने मरीज को इस्तेमाल करा सकते हैं। जी, अब इतना ही था आज। जो है किसी को कुछ पूछना है पूछ लीजिए, जो भी इससे संबंधित है। आप कुछ भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं, मैं आपको जो है अनम्यूट कर रहा हूँ।